इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर इलेक्शन स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार। मैं आपको दिखाऊंगी उत्तर प्रदेश, पंजाब की हर वो खबर जिसका होगा 2022 के चुनाव पर असर। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की वो 3 बड़ी खबरें कौन सी है जो सीधा 2022 के विधानसभा चुनावों पर अपना असर डालेगी। आज की सबसे बड़ी खबर, पहली खबर, प्रियंका का मिशन उत्तर प्रदेश 2022 की चुनावी जमीन पाने की जुगत में प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखीमपुर खीरी में पहुंची हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस महिला से बदसलूकी हुई उससे प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात हो रही है। प्रियंका महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ये एक अहम सवाल है क्योंकि आज की ये घटना कम से कम इसी ओर इशारा करती है। आज की दूसरी बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा सेट कर दिया। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर दिया कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर योगी ने कैसे विपक्ष पर अटैक किया, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी। और आज की तीसरी बड़ी चुनावी खबर है, पंजाब से फाइनल फैसला होने वाला है। अब आप ये देखिए, ये फाइनल फैसला ऐसा है जो बीते 2 महीने से फाइनल नहीं हो पा रहा है। कैप्टन ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर सिद्धू पर अटैक किया। अमरिंदर की चिट्ठी के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी चंडीगढ़ पहुंच गए सोनिया गांधी का संदेश लेकर। अब सवाल यह है कि अमरिंदर के अल्टीमेटम के बाद कौन जीतेगा पंजाब की ये जंग, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, प्रियंका का प्लान 2022। यूपी पंजाब की चुनाव की बड़ी खबरें हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की है। येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान बीएस येदियुरप्पा ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा की इस पेशकश को स्वीकार भी कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएस येदियुरप्पा ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए इस इस्तीफे की पेशकश की है। तो ये तो कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हो गई। कर्नाटक से हम आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश। प्रियंका ने अपना प्लान 2022 एक्टिव कर दिया है। मिशन यूपी पर लखनऊ पहुंची प्रियंका ने महिला सुरक्षा को मुद्दा बना दिया है। इस वक्त वो लखीमपुर खीरी में है जहां वो उस महिला से मुलाकात कर रही हैं जिनके साथ बीडीसी चुनाव के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था, बदतमीजी की गई थी और उनके साथ अभद्रता की गई थी। उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और वैसे तो आज प्रियंका का कुछ और प्लान था, बहुत सारे उन्हें अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करनी थी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी, रणनीति पर भी चर्चा करनी थी। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने अपने उन तमाम कार्यक्रमों को एक तरफ रखते हुए महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना जरूरी समझा और उन्होंने सीधा लखीमपुर खीरी का रुख किया। सांसदों, विधायकों और पूर्व जिला अध्यक्षों से मुलाकात करने की अपनी योजना को उन्होंने टाल दिया और प्रियंका गांधी ने अपने सारे प्रोग्राम छोड़कर मुलाकात की लखीमपुर खीरी में जाकर। इन महिला से मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। प्रशासन मौन है और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है यहाँ, क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की ज़रूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इसमें क्या किस तरह समाजवादी पार्टी दे दिया योगी मैडम, क्या कहेंगे? आप मिलने आए? मैं मिलने
परिवार के तौर पर? मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी और ज़रूर लड़ो। तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया है लोकतंत्र में, हमने क्यों दिया गया है? ताकि महिलाओं का अधिकार बने। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। बिल्कुल। आप क्या मांग करती हैं? आप क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल आप क्या कहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? हाई प्रोफाइल उन्होंने महिला का, मैं ये कहूँगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, उनकी मौजूद, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितना भी ऊंचे, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव का की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें, और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है, चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। भाजपा की योगी सरकार इसको। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, बहुत ही मुखरता के साथ उन्होंने अपनी बात तो कही, लेकिन विशाल प्रताप सिंह जो लगातार उनके इस दौरे को कवर कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सवाल मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। विशाल, ये बात उन्होंने सही कही कि चुनाव रद्द भी किया जा सकता था, लेकिन आईएनसी ने, कांग्रेस ने क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई, कोई कार्रवाई की? चुनाव आयोग में कुछ कहा इस मामले में? देखिए मीनाक्षी, अगर बात किया जाए शिकायत की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ऐसी कोई भी शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई। ट्विटर की तरफ से और जो ट्विटर के माध्यम से तरह तरह का विरोध होता है वो जरूर जताया गया, मीडिया में आकर के बाइट जरूर दी गई, इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी तहरीर नहीं दी गई, कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो अब से कुछ देर पहले लखीमपुर आकर के पीड़िता से मुलाकात करके जा चुकी हैं और लखनऊ जाने के बाद निश्चित तौर पर आगे के जो उनके प्रोग्राम्स होंगे उसको वो कंटिन्यू करेंगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव से ठीक पहले, जब सभी पार्टियां अपनी कील कांटे दुरुस्त करने में लग गई हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी 1.5 साल बाद ये लखनऊ दौरा हुआ है और इस दौरान उन्होंने आते के साथ ही जिस तरीके से आक्रामक तेवर अपनाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि खोई हुई जमीन को कांग्रेस की पाने की एक बड़ी कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सहयोगियों के साथ कर रही हैं। लेकिन इसमें कितना वो कामयाब होंगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक रूप कम से कम महिला सुरक्षा के मुद्दे पे अपना रखा है, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम इस स्टैंड को लेकर के आगे बढ़ने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ी करने की महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का ये दौरा है, ये बताने के लिए काफी है। और बहुत ही कन्विक्शन के साथ उन्होंने तमाम बातें कही। उसी कन्विक्शन के साथ अगर कोई शिकायत पत्र या फिर कोई एफआईआर भी दर्ज करा ली जाती तो इस बात को और थोड़ा बल मिलता, ये कहना भी गलत नहीं होगा। विशाल, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी की कोशिश, जहां एक तरफ वो खूब मेहनत कर रही हैं, कुछ ऐसी ही मेहनत उन्होंने 2019 में भी की थी, लेकिन प्रियंका के लिए उत्तर प्रदेश की डगर कठिन है। उनके सामने कई सारी चुनौती हैं और चुनौती नंबर 1, मोदी और योगी की हिट जोड़ी उनके सामने खड़ी हुई है। डबल इंजन की ये ताकत है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, विकासवाद का नारा गढ़ दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जब वो वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि अब कोई भाई भतीजावाद नहीं है, अब कोई गुंडा राज नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ का विकासवाद यहां पर चल रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने, अगर उन्हें मजबूत करना है, कांग्रेस को खोई हुई जमीन हासिल करनी है। प्रियंका की दूसरी चुनौती है अखिलेश यादव। दूसरी चुनौती अखिलेश यादव कैसे है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस का एसपी से गठबंधन था। समाजवादी पार्टी सूबे की दूसरी पावरफुल पार्टी है और ओबीसी मुस्लिमों के बीच में बड़ी पैठ है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही है।
और कांग्रेस भी इस चुनाव में अकेले जा रही है। अब उनके सामने समस्या ये है कि मुस्लिम वोट बैंक उन्हें दोबारा हासिल करना है, दलितों और ओबीसी पर उनकी नजर है। तो ये तमाम बातें। अब चुनौती नंबर 3 क्या है वो भी हम आपके सामने रख लें। मायावती, जिनका 21% दलित वोटों पर दावा है, मुस्लिमों को पाले में लाने की वो कोशिश कर रही हैं। तो कांग्रेस इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई दूसरी या तीसरे नंबर की पार्टी नहीं रह गई है, अब वो 5वें नंबर की पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश में। चौथी चुनौती क्या है प्रियंका गांधी के सामने? ओवैसी और राजभर, जो 2022 में बड़े चेंजेस का दावा कर रही हैं। वो कई छोटी पार्टीज का गठबंधन करके लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका वोट बैंक पिछड़े वर्ग में बहुत बेहतरीन है। ओवैसी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत खास कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की थी, लेकिन अगर ये दो चेहरे मिल जाते हैं तो उसके बाद शायद कोई करिश्मा हो सकता है। तो ओवैसी पर भी इसलिए नजर रहेगी और ये एक प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बड़ी चुनौती है। प्रियंका की कोशिश के बीच कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है वो अब हम आपके सामने रख देते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में 114 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और केवल 60 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट, वो भी परंपरागत सीट रायबरेली, सोनिया गांधी जीत पाए। राहुल गांधी अमेठी सीट भी अपनी हार गए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए था। और अब साल 2007 से लेकर 2012 की जो तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे पार्टी कमजोर होती गई। 2007 में 22 विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, जो 2012 में बढ़कर 28 विधायक हुए। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई, उन चुनावों ने बता दिया कि कांग्रेस को ग्राउंड लेवल से बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पार्टी का काडर तैयार करना होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, मिशन 2022 से पहले जो तस्वीर है वो यही बताती है कि जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष चुनाव में, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। बीडीसी चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें उन्होंने जीती। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राह बहुत कठिन है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रियंका के लिए। तो ये दो तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी जो ये बताती हैं कि कांग्रेस को ग्राउंड जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी तब जब उनके परंपरागत वोट बैंक के अंदर जबरदस्त बिखराव नजर आता है। अलग अलग दलों के साथ वो जाते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए या फिर बात की जाए दलित वोट बैंक की, ओबीसी वोट बैंक की, या फिर अपर कास्ट की भी। लेकिन अब हमें बात करनी होगी पंजाब की। 2022 में टक्कर पंजाब में भी जबरदस्त है, जहां पर सिद्धू और कैप्टन के बीच की ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसका फुल एंड फाइनल फैसला कब आएगा, इसे लेकर एक एक दिन करके टलता जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर की बात अगर हम करें तो सिद्धू ने सुनील जाखड़ से मुलाकात की है। कैप्टन कैंप के नेता हैं सुनील जाखड़, जिनसे मुलाकात हुई है। हरीश रावत भी इधर चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, जहां वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और सिद्धू को लेकर पार्टी का फैसला उनके सामने रखेंगे। दोनों की मुलाकात सिसवा फार्म हाउस पर होगी और इस बीच सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और कैप्टन कैंप के बड़े नेता सुनील जाखड़ से मुलाकात की है। सिद्धू आज सुबह पटियाला में अपने घर से निकले और उन्होंने सुनील जाखड़ से मुलाकात की। सुनील जाखड़ जो कि कैप्टन कैंप के माने जाते हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है? इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी पुनीत परेंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, ये सुलह का रास्ता निकाला ही जा रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। हम बीते 2 महीने से तकरीबन इसी बात की चर्चा करते हैं कि शायद कोई फॉर्मूला निकले। फॉर्मूला कब निकलेगा? देखिए मीनाक्षी, जाहिर तौर पर काफ़ी लंबा वक्त हो गया है और चुनाव जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि कांग्रेस जो पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रही है उसमें से बीच का रास्ता जो है वो निकल जाए। और यही एक वजह भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से आज जो पंजाब में हलचल जो बढ़ी है, कल नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह लेटर लिखते हैं और आज नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ से मिलने पहुँचते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो फोटो में जो सुनील
नवजोत सिंह सिद्धू का जो भाव बता रहा है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि ऑल इज वेल, जी सब कुछ ठीक होने वाला है पंजाब कांग्रेस के अंदर। और जो सुनील जाखड़ हैं, जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि ये मैं एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहूंगा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहा है कि सब कुछ अब ठीक होने वाला है। और अब हरीश रावत जो है वो यहाँ पर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो सिद्धू मुलाकात कर रहे हैं जाखड़ से, ये मुलाकात क्यों हो रही है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्या मुद्दे लेकर पहुंचे होंगे सिद्धू जाखड़ के पास? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि इसका अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं यहाँ पर मीनाक्षी, तो सुनील जाखड़ जो है वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पर अभी फिलहाल साइलेंट हैं। और उनकी भी नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह से है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनकी नाराजगी थी। और उसके बाद आज सुबह अचानक जो है नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर पहुंचते हैं सुनील जाखड़ से, क्योंकि सुनील जाखड़ जो अभी मौजूदा प्रधान है। और कहा यह जा रहा है कि दो जो जज सिख हैं वो एक ही पोस्ट पर नहीं रह सकती। इसको लेकर मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया है। सुबह कल भी उन्होंने ट्वीट किया जहां पे उन्होंने पूरा गणित समझाया और आज भी उनका ट्वीट आया। तो ये तमाम जो था इसमें कि कहीं नाराजगी जो है कांग्रेस के अंदर, जो ये कहा जा रहा था कि टूट पड़ सकती है, फूट पड़ सकती है, इस तरह के क्यास जो थे वो लगाए जा रहे थे। और इसी को लेकर अब पहले वो सुनील जाखड़ से उन्होंने मुलाकात की ताकि सब कुछ ठीक रहे, कोई बगावत ना करे। और उसके बाद सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों हाथ मिलाते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर आकर वो बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि मैं मार्गदर्शक की भूमिका में जो है वो रहूंगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई हैं, ये मार्गदर्शक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि अब पंजाब में जो हालात जो बने हुए थे वो अब सुधर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहले अभी सुनील जाखड़ के घर में वहां से निकल चुके हैं। फिलहाल अभी वो कहां गए अभी किसी को पता नहीं है। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत की मुलाकात हो रही है और थोड़ी देर देखिए, एक दर्शक के तौर पर अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यही कहा जा सकता है कि जितना देर कांग्रेस पार्टी करेगी उतना ज्यादा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को पंजाब में उठाना पड़ सकता है। और इसी का इशारा जब कैप्टन अपना पत्र लिखते हैं सोनिया गांधी को तो उसमें भी नजर आता है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। आपको बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त में हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। 16 से 30 अगस्त के बीच में कभी भी यह कार्यक्रम हो सकता है। और जहां 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे, आज ये वायु सेवा लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे। ये तो खबरें थी चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश और पंजाब की बड़ी चुनावी खबरें हमने आपके सामने रखी। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी जाने वाली है। इस पर भी पूरी डिटेल खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।